हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 10वीं और गणित, है ना, इसका हम अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमने इसके पहले के वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पहले के जो क्वेश्चंस या इसके पहले के जो अध्याय है और इसके यदि क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो इसके पहले की वीडियो हमारे चैनल पे हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिए और उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में इसको देखने वाले हैं। तो चलिए, बस स्टूडेंट्स, हम आपसे यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकें। और यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और आज यदि आपके कोई दोस्त या कोई फ्रेंड या घर में है तो आप उनको भी हमारी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम इसके अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, अध्याय 3 जो है उसमें जो अभ्यास प्रश्नावली दी गई है उसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से दो चर में रैखिक समीकरण है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, रैखिक समीकरण बोला है मतलब चर में उच्चतम घात 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो देखो चर की उच्चतम घात 2 है, यहाँ भी 2 दिख रही है, यहाँ भी 2 दिख रही है। अब ये देखिए, यहाँ दो चर हैं और दोनों चर में उच्चतम घात 1 है। इसका मतलब है कि यही जो है वो रैखिक समीकरण होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, 5x + 6y = 7, ये रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, चलिए। अब दूसरा है कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म, यानी ये रैखिक समीकरण युग्म यदि इस तरीके की कंडीशन हमको मिलती है तो निकाय का कैसा हल होता है। स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का अद्वितीय हल होता है। तो ये कहाँ पर दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर ए पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन पे क्या होता है स्टूडेंट, इस कंडीशन पे होता है कि कोई हल नहीं है। अब ये कहां पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट हमको, ऑप्शन नंबर बी पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यदि ये कंडीशन होती है तो निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। अब ये कहां पर दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी पे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, अनंता अनेक हल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब हमारे पास 5वां सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इसका एक अद्वितीय हल होने की शर्त। अब भी हमने देखा स्टूडेंट कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, है ना। चलिए, अब रैखिक समीकरण दिया है कि कोई हल नहीं होने की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, चलिए। 7वां है, रैखिक समीकरण में अनंता अनेक हल होने की कंडीशन, मतलब तीनों जो अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए। वो कहां पर है, सी में, है ना। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी इसका सी नंबर का ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 7 प्रश्न हो गए। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में। तो चलिए स्टूडेंट, रिक्त स्थान की पूर्ति भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है स्टूडेंट की समीकरण दिया है, उसमें यदि x बराबर 1, यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं। चलो हम यहाँ सॉल्व करके बता देते हैं कि 2x बराबर 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, धन 3y बराबर क्या है, 5। अभी 2 का बख्शंता करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, क्या बचेगा स्टूडेंट, 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 यानी 1। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, y बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत, हमने सॉल्व करके भी बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए। अब दूसरा है इसमें कि वह समीकरण जिसमें x + by + c = 0 के रूप में लिखा हो, है ना, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, दो चर x और y में एक खालिस्तान समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर चर की उच्चतम घात 1 दिख रही हो, ये दो चर हैं, तो चर की उच्चतम घात यदि 1 होती है तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रैखिक समीकरण। ठीक, चलिए। अब समीकरण दिया है, इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 है ना। तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन और y बराबर 1 रखना है तो y बराबर 1 रखेंगे तो 4 धन 1 हो गया, बराबर क्या हो गया, k। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो k का मान किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, 5 के बराबर आ जाएगा, यानी इसमें सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए। अब हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य बताइए। चलिए बताते हैं। अब पहले
दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यदि दो चरों में एक रैखिक समीकरण दिया है तो उसके ढेर सारे हल हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसको लिखेंगे हम सत्य। ठीक है। दूसरा है रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। समीकरण निकाय में द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। अब स्टूडेंट प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन क्या होती है? तो उसके लिए हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो a1 का मान है वो 2 है ना, और इसमें a2 का x का जो गुणांक है वो a2 होता है ना। तो a2 का मान कितना हो गया? 2/4 बराबर 2 1 कम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 आ गया है ना, a1/a2। ठीक, ये a1/a2 हमने निकाल लिया। इसी तरीके से हम b1/b2 निकाल लेते तो यहाँ पर आ रहा है -3 बटे, यहाँ पर हो जाएगा -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो यानी ये भी क्या आ गया? 1/2। और ये दोनों क्या दिख गए? बराबर। जबकि प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 और b1/b2 का मान कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। चूंकि ये बराबर आ रहे हैं तो आगे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि ये बात गलत हो गई, इसलिए क्या कहलाएगा? असत्य। यानी 2 सत्य है और तीसरा असत्य होगा। ठीक है, चलिए अब सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी। चलिए तो सही जोड़ी मिलाइए। चलो भाई सही जोड़ी मिलाते हैं, है ना। ठीक, अब सही जोड़ी मिलान कीजिए में पहला कंडीशन है कि ये जो दिया है इसका एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने की कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2। कहाँ दिख रहा है ये? दूसरे नंबर पे दिख रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये, है ना। दूसरा, दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। कहाँ पर दिख रहा है ये? ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन पे क्या होता है? रेखाएं समपाती होती है और या अनेक हल होते हैं, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है समपाती वाली बात लिखी है, तो इसका मतलब है कि तीसरे का सही आंसर हो जाएगा कि के द्वारा निरूपित, निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, समपाती नहीं होगी, कोई हल नहीं होगा इसका, है ना। कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे केस में कोई हल नहीं होता, है ना। यार रेखाएं समांतर होती है, तो दोनों में से क्या मिल रहा है? ये कोई हल नहीं, है ना। तो देखिए वहाँ गड़बड़ी, एक मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है ये हमसे। खैर कोई बात नहीं, तो ये गलती भी है तो याद हो गए, है ना। तो यानी तीसरे का तीसरा ही सही आ रहा है, यानी सामने का, आमने सामने का सही है ना। थोड़ा सा वो क्या हो गया, जल्दबाजी में नॉट इक्वल टू नहीं देख पाए। चलिए, तो ये गलती भी ध्यान रखी जाएगी, चिंता ना करें। चलिए चौथा है हमारे पास कि तीनों यदि बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होती है। इसके लिए समपाती आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 सही आएगा। ये नहीं है ना, ये गलत है ये वाली लाइन। ठीक है, अब है x + 2y इज इक्वल टू x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0 में x बराबर 0 रखें। यदि हम x बराबर यहाँ 0 रखें तो यहाँ पर क्या बचा? 2y इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। अब यहाँ y का मान निकालने के लिए हो जाएगा 3/2, है ना। पक्षांतर करेंगे 2 का बटे में चला जाएगा। अब ये y बराबर -3y, सॉरी 3 है तो -3/2, है ना। -3/2 कहाँ दिख रहा है? चौथे नंबर पे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, 5वें का चौथा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि ये जो सही जोड़ी है, जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक होते होते बच गई, है ना, ये बिल्कुल क्लियर आपको आप समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ है रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3, यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान तो निकाल लो। y बराबर हमको रखना है 5, है ना। तो चलो हम एक पन्ने में निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा खिचड़ी पक जाती है ना। तो y बराबर क्या रखना है हमको? y बराबर रखना है 5, तो y की जगह में हमने रख दिए 5 बराबर m जैसे का वैसे ही रहेगा। x की जगह में क्या रखना है? -2 + 3। चलो अब हम इसका मान निकालना है, तो पहले इसको इधर पहुंचाते हैं, तो ये हो जाएगा 5, इसको +3 इधर आ गया तो ये -3 हो गया, इज इक्वल टू -2 m हो गया। 5 में से 3 गया, क्या आ जाएगा? ये 2 इज इक्वल टू -2 m। हमको तो m का मान चाहिए, और m का मान चाहिए तो हमको -2 का क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? पक्षांतर करना पड़ेगा। किन करना पड़ेगा? पक्षांतर कर दो, तो ये 2 हो गया, -2/2 कर देते हैं, ये माइनस इसमें लग जाएगा, बात एक ही है। बराबर क्या हो गया? m, तो 2 1 कम 2, तो यानी m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर यहाँ बचा ऋण 1, तो m बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 1। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा m का मान क्या होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि भैया m बराबर जो है वो ऋण 1 होगा। ठीक, चलिए अब यदि 2 संतरे और 5 सेब का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे?
अब ये वाला सवाल यदि आ जाए तो इसको कैसे करेंगे, बड़ा मज़ेदार सवाल है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 2 संतरे और सेब की बात हुई है तो अपन मान लेते हैं, माना है ना, माना संतरा का मूल्य, इसको मान लो आप x, और सेब का मूल्य इसको मान लो आप y। अब रैखिक समीकरण बनाना हमारे लिए आसान। कितने सेब हैं, 2 संतरे हैं, तो संतरे हमने, एक संतरा हमने माना है x, तो 2 संतरे क्या हो जाएंगे, 2x धन सेब कितने बोल रहा है 5, तो ये हो जाएगा 5y, और इन सभी का दोनों को मिला के मूल कितना है 70 रुपये। तो यही इसका क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा इस स्थिति का, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का आंसर। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी उत्तर जो हमने आपको बताए हैं वो क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के साथ आपको मिलने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।